हेलो, मैं हूं मनीष। तो ये इंडियन पॉलिटी की क्लास चल रही है लक्ष्मीकांत की, और अभी तक जो है हम वो फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। टोटल अभी तक हमने चार पार्ट कर चुके हैं, और आज कोशिश करेंगे कि ये पांचवा पार्ट कोशिश करेंगे कि आज इसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो मैं हूं मनीष, आप देख रहे हैं MVIAS, और आप लोगों की डिमांड पे, हमें डिमांड पे क्वालिटीज़ वगैरह इम्प्रूव की जा रही हैं। बाकी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आ रहा है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और रिकमेंडेशन भी है, और ऑर्डर भी है, और जो भी है वो सारी चीज़ें हैं कि वीडियो पूरी पूरी देखें। कोई परेशानी आती है तो कमेंट में लिखें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट का पार्ट 5। लास्ट वीडियो में हमने जो किया था वो, अच्छा, मेरा व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिखा हुआ, और कोशिश करूँगा अगर मेरे को याद रहा तो मैं कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगा, नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो लास्ट पार्ट में हमने आर्टिकल 30 किया था, ठीक है ना, जिसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए हमने पढ़ा था। अब हम जो है आर्टिकल 31 से बात करेंगे, और आर्टिकल 31 मैंने आपको बताया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो जो है आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, और वो कहाँ पहुँच गया है। ठीक है, वो अब हमारा 300A में चला गया है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 31A, 31B, 31C, वो समय समय पर आए हैं, जो नए आर्टिकल्स अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये आर्टिकल्स आए। तो ये जो हैं आर्टिकल्स, ये हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि उसके एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो इसको हम बाद में बात करेंगे। तो अब हम आते हैं सीधे जो छठी जो जो हमारा छठा आर्टिकल है ना, राइट टू रेमेडीज, किसकी बात करने वाले हैं आज हम। राइट टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, राइट टू रेमेडीज़। ठीक है जी, तो राइट टू रेमेडीज़ है क्या, ये हम समझेंगे। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये आता है हमारा आर्टिकल, इसको क्या हो गया, आर्टिकल 32 के अंतर्गत। ठीक है, तो राइट टू रेमेडीज़ क्या कहता है भाई, हमने टोटल जो है 6 आर्टिकल, 6 राइट्स पढ़े हैं, जिसमें से हमने जो 5 राइट्स पढ़े, राइट टू फ्रीडम हमने, राइट टू इक्वालिटी हमने पढ़ा, राइट टू फ्रीडम हमने पढ़ा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमने पढ़ा। उसके अंदर कई सारे आर्टिकल्स हैं, हर एक में कुछ कुछ आर्टिकल्स दिए होना। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमने पढ़ा। तो ये जो राइट्स हैं ना, ये वो राइट्स हैं जो इंसान को मतलब फिजिकल और मेंटल लेवल पे जीने के लिए चाहिए। इस तरह के ना बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन ये राइट्स अपने आप में नल एंड वॉइड, यानी नलिटी शो करेंगे। इनका अपने आप में कोई महत्व नहीं है अगर कोई ऐसा राइट लोगों के पास ना हो कि जब इन राइट्स के, जिनकी अभी मैंने बात की, इनके हनन होने पर, यानी इनके छीने जाने पर, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सके और अपने राइट्स वापस ले सके। ठीक है, तो लॉजिकली जो सुप्रीम कोर्ट में जाना और अपने जो राइट्स हैं, जो 5 राइट्स मैंने अभी आपको बताए, वो उनको वापस से ना अपने आप में, मतलब वापस से वो अचीव करना है, वापस से पा लेना, ये भी एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, है ना। तो अगर जो ये फंडामेंटल राइट ना हो तो इसके क्या नुकसान होंगे। मानकर चलो ऐसा हो कि मेरे पास 5 फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर ये कोई स्टेट में सेंट्रल हमारी गवर्नमेंट आ जाती है, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका, ठीक है, वो इन 5 राइट्स को, ठीक है, वो मुझसे छीन लेती है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर के पास जाना और वापस से अपने 5 फंडामेंटल राइट्स को ना अपने लिए लड़ना, वो अगर मेरा फंडामेंटल राइट ना हो, ठीक है, तो वो तो वैसे भी खत्म हो गई। ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता, ठीक है, किसी भी कारण से, और वो 5 के 5 खत्म। तो उनकी अपनी जो जो सिग्निफिकेंस है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है, यानी राइट टू रेमेडीज़ जो आ गया ना, ये यानी सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने जो अधिकार हैं उनको वापस ले लेना, ये आता है हमारा राइट टू रेमेडीज़ में। जो आर्टिकल 32 में हमें अधिकार मिलता है, वो सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने अधिकारों के हनन, जो भी हनन हो रहे हैं, जो छीने जा रहे हैं, उनको वापस लेने का अधिकार हमें आर्टिकल 32 देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 में जो हमें पावर किसको मिलती है, सुप्रीम कोर्ट को। सबसे पहले अपने को जानना है किसको मिलती है, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, अगेंस्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स जब जो हमारे छीने जाएंगे, और किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। ठीक है, वो होते कैसे हैं, वो मतलब काम किस तरह से करते हैं, तो इसमें हमारी चीज़ें कुछ आ जाती हैं, वो ऑर्डर्स आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या तो डायरेक्शन से, या तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आज हम पढ़ने वाले, वो आ जाती है रेट्स। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट्स के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है हमें वापस दिलवाता है, या तो किसी डायरेक्शन से ऑर्डर्स के द्वारा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले समझना है कि रिट्स होते क्या हैं। ठीक है जी, ये आ जाते हैं हमारी रिट्स। और रिट्स जो होती हैं वो हमारी, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, रिट्स होती है हमारी 5 तरह की। ये रिट्स क्यों, पहले मैं आपको आर्टिकल 32 पूरा बता दूँ ना। आर्टिकल 32 तो मैंने आपको बताया नहीं, आर्टिकल 32 तो हम पूरा कर लें, उसके बाद हम रिट्स में आएंगे, क्योंकि जो रिट्स जो है उसकी बात ही आर्टिकल 32 में है। तो आर्टिकल 32 पूरा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम रिट्स को पूरे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 32 सबसे पहले हमें क्या पावर दे रहा है, आर्टिकल 32 जो है हमें पावर दे रहा है सुप्रीम कोर्ट में जाने की, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको वापस एनफोर्स कराने की। ठीक है, आर्टिकल 32 हमें ये पावर देता है। ठीक है, अब आर्टिकल 32 हमने हमें ये पावर दी। दूसरा क्या है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, क्या दे देता है, ये ओरिजिनल पावर है। ठीक है जी, ओरिजिनल पावर देता है कि आप सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा गारंटर है और डिफेंडर है। ठीक है, यानी अगर कहीं से भी हमें फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट हमें लेकर देगा। ठीक है, वही डिफेंड करेगा। और क्या है, ओरिजिनल पावर मिलती है। कैसी मिलती है, ओरिजिनल पावर है। ठीक है, ओरिजिनल पावर होती है। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अपील का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बशर्ते आपको जो जो कुछ प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो करने होंगे, जो भी तय किए गए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा जो भी प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, वो या कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहता है कि आप बाय प्रोसीजर्स सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सबसे आर्टिकल 32 में। दूसरा क्या है, आर्टिकल 32 पार्लियामेंट को अधिकार देता है। किसको अधिकार देता है, पार्लियामेंट को अधिकार देता है। और स्टेट लेजिस्लेचर को अधिकार नहीं देता है कि वो क्या कर सकता है, पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि जो अधिकार है ना, ये रिट्स वगैरह के जो अधिकार हैं, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स के अधिकार हैं, वो किसी भी कोर्ट को वो पावर दे सकता है। ठीक है, यानी ऑर्डर्स देने की, डायरेक्शंस देने की और रिट्स देने की जो पावर है वो किसी भी कोर्ट को दे रखता है। फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को ही पावर दी हुई है, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को ही पावर दी हुई है ना, ये सारी पावर्स दे रखी हैं। ठीक है, पार्लियामेंट को पावर है। दूसरा क्या है हमारे पास कि इनका जो मतलब सस्पेंशन है ना, आर्टिकल 32 का जो सस्पेंशन है ना, यानी आर्टिकल 32 किस तरीके से सस्पेंड हो सकती है ये इसमें लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 32 को जो सस्पेंड किया जा सकता है, अपने को ये चीज़ समझनी है। आर्टिकल 32 क्या ना अपने आप से सस्पेंड नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसकी एक कंडीशन, यानी इसका एक एक्सेप्शन है, जब प्रेसिडेंट क्या है, जब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान, ठीक है ना, आर्टिकल 359 के सहारे, ठीक है ना, के अकॉर्डिंग, ठीक है, आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर दे, यानी कोर्ट जाने का अधिकार बंद कर दे। ये किसको पावर है, प्रेसिडेंट को। ठीक है, आर्टिकल 32 में ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है वो अधिकार क्या है, डायरेक्शंस देने का अधिकार है। ठीक है, रिट्स देने का अधिकार है। रिट्स 5 तरह की होती हैं। ठीक है, या फिर ऑर्डर देने का अधिकार है। ठीक है, और जो सेम अधिकार है वो हाई कोर्ट को है, लेकिन आर्टिकल 32 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को, और हाई कोर्ट को कैसा अधिकार है, 226 में अधिकार है, सेम अधिकार है। ठीक है, ठीक है जी, लेकिन अभी हम इस पर बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसमें रेट्स हमें समझनी है, रेट्स थोड़ी सी बड़ी बनेंगी। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकार को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी सेम अधिकार है डायरेक्शंस का, अच्छा किसी और कोर्ट को भी अधिकार है ये सब देने का, लेकिन तब जब पार्लियामेंट उनको वो पावर दे। फिलहाल तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि पार्लियामेंट ने किसी को कोई पावर दी हो, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन से पावर है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 बात करें, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। सही है, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जो पावर्स है ना, उनका जो रिस्पेक्टिव दायरा है वो हम समझ लेते हैं, जो डिफरेंस है, क्योंकि दोनों को ही डायरेक्शंस देने की, रिट्स वगैरह और ऑर्डर्स देने की, फंडामेंटल राइट के जब फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है ना, जब कंट्राविंशन हो रहा है, ठीक है, उस केसेस में हम बात करें, डेरोगेशन हो रहा है या कंट्राविंशन हो रहा है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दोनों को ही पावर है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है हम ये समझ लेते हैं। फिलहाल क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है,
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है विद रिस्पेक्ट टू रेट्स या फिर ऑर्डर और डायरेक्शंस है ना, और हाई कोर्ट की जो पावर है, ठीक है जी, हाई कोर्ट की तो पावर है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, तो जो सुप्रीम कोर्ट को पावर है ना वो आर्टिकल 32 में है ना, आर्टिकल 32 में पावर है, और जो हाई कोर्ट को पावर है आर्टिकल 226 में पावर है। अब अपने को एक चीज़ पता है कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक का जो पार्ट है वो पार्ट थर्ड है, वो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है वो जस्टिसेबल इन नेचर है, ठीक है जी। अब जब भी फंडामेंटल राइट का हनन होगा ना, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुना इस बात को, जब भी सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट का हनन होगा, ठीक है, कहना मैं क्या चाहता हूं, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स का जब हनन होगा, कहने का मतलब क्या है कि अगर जो क्वेश्चन फंडामेंटल राइट का नहीं है तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यानी सिर्फ जब बात फंडामेंटल राइट की होगी, ठीक है, तभी आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जबकि सेम कंडीशन यानी डायरेक्शंस वगैरह रेट्स और ऑर्डर जब एससी पास करेगा आर्टिकल 32 में तभी करेगा जब फंडामेंटल राइट की बात बनती हो, फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन बनता हो, ठीक है। दो इन्फ्रिंज होते हैं आपके फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ तब, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 226 में एक चीज लिखी हुई है, उसमें क्या लिखी हुई है कि हाई कोर्ट को जो अधिकार है वो क्या है, डायरेक्शंस देने का अधिकार है, ऑर्डर्स वगैरह देने का अधिकार है, रेट्स वगैरह देने का अधिकार है, ठीक है। किसके, या तो फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है यानी कंट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो रहा है, ठीक है, और एनी अदर पर्पस, दो चीजें लिखी हैं उसमें, फंडामेंटल राइट्स तो लिखे ही हैं हाई कोर्ट में 226 में, उसके अलावा एक चीज और लिखी है, एनी अदर पर्पस। अब ये जो एनी अदर पर्पस जो इसमें आ गया ना हाई कोर्ट में, एनी अदर पर्पस, ये क्या करता है ना, ये हाई कोर्ट को एक्स्ट्रा पावर दे देता है सुप्रीम कोर्ट से। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए है ना, लेकिन जो हाई कोर्ट का दायरा है वो थोड़ा सा दायरा बड़ा है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि इसको दूसरी पावर में मिल जाती है, एनी अदर पर्पस आ गया ना। कहने का मतलब ये हो गया कि फंडामेंटल राइट के साथ 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 है ना, लीगल राइट के केस में भी, किस केस में, लीगल राइट के केस में भी, ऑर्डिनरी लीगल राइट है, ठीक है, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के केस में भी हाई कोर्ट रेट्स दे सकता है, ऑर्डर और डायरेक्शंस दे सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं, नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, नॉन फंडामेंटल राइट्स है, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हो सकते हैं, तो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अगली पावर पे, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। चलो मेरे भाई, ये अगेन वो दिक्कत करेगा, अब चलेगा नहीं, 1 मिनट इसको बंद करके फिर से चलाना पड़ेगा, इसमें बड़ी दिक्कत आ जाएगी अभी कभी, ठीक है, ये भी मेरी तरह हैंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पावर मिल जाती है वो क्या मिलती है सुप्रीम कोर्ट को, जब भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होते हैं ना, यानी छीने जाते हैं, खत्म किए जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें एक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को जो है क्या कहा जाता है, डिफेंडर एंड गारंटर। हर हाल में सुप्रीम कोर्ट को, अगर आप बाय प्रोसीजर जाते हो, जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह सुप्रीम कोर्ट ने या पार्लियामेंट ने जो भी तय की हुई है उसके अनुसार आप जाते हो, तो सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना ही पड़ेगा। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का एक्शन होगा मैंडेटरी होगा, डिस्क्रिशनरी नेचर नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 226 क्या है, फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, तो सुप्रीम उसको, हाई कोर्ट को, ठीक है ना, डिस्क्रिशनरी ना, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। कैसी पावर है, विवेक के आधार पर पावर है कि जो हमारा हाई कोर्ट है वो डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके मना भी कर सकता है कि भैया हमें तुम्हारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई चीज़ पर एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। तो अपने को एक चीज़ समझ में आई, फंडामेंटल राइट पे उसकी मैंडेटरी, उसको उत्तर देना ही देना, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि उत्तर देना भी है या नहीं देना, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये आती है कि, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं इसको हल्का सा यहाँ पर, ठीक है। मानकर चलते हैं
ठीक है, मैं आप एक बार मैं बना लेता हूँ अपना, ठीक है जी। यहीं से गलत नहीं बनना चाहिए बस, बेहतरीन बना है, बहुत पहली बार बना है आप लोगों की दुआओं से, ठीक है। तो वो ये हमारा भारत है। अब इसमें क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है ना, वो पूरी की पूरी इंडियन टेरिटरी पे है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। जो भी इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत चीज़ आती है उस पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा अधिकार है, कहीं भी ऑर्डर, रेट्स और वो सारी चीज़ें देने का, ठीक है। कोर्ट मार्शल को छोड़ के, कोर्ट मार्शल पे ना तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है ना तो हाई कोर्ट का अधिकार है, ठीक है। जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट क्या अपने कंसर्न्ड स्टेट में ही सिर्फ ये जो रिट्स वगैरह हैं, ऑर्डर्स और डायरेक्शंस है दे सकता है, या तो फिर जो कोज ऑफ एक्शन है वो बाहर हुआ हो और उसका संबंध उस हाई कोर्ट से होता है। यानी जो जुडिशियल टेरिटरी है ना, सिर्फ अपनी जुडिशियल टेरिटरी में ही वो जो रिट्स वगैरह है या वो सारी चीज़ें अपनी पावर का इस्तेमाल वो कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर गुजरात हो गया, यहाँ पर हमारा वो मध्य प्रदेश आ गया, तो ये जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट्स हैं वो अपने ही एरिया में ना, बॉम्बे हाई कोर्ट अपने ही एरिया में, ये सब जहाँ जहाँ जो जो इनको जुडिशियल टेरिटरी मिली हुई है सिर्फ वहीं पर ये अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंसेस बताया सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, ठीक है। अब हम चलते हैं रेट्स पर, जो मेन चीज़ें वो अपने को पढ़नी है। अब हम आते हैं रेट्स पर। बहुत जल्दी से कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तो यहीं से चलें, अरे आजा भाई, ठीक है। चलिए, तो यहीं से अपन चलते हैं और अब अपन समझ लेते हैं कि रेट्स क्या होती हैं। ये फिर इसने वही दिक्कत कर दी है। नेक्स्ट जो हम समझने वाले हैं रेट्स, ठीक है। तो यहां मैं लिख लेता हूं रेट्स, और रेट्स जो होती हैं वो हमारी होती हैं 5 तरह की, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर पांचों की पांचों लिख देता हूँ और यहीं पर मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। सबसे पहले होती है हेबियस कॉर्पस, ठीक है। दूसरी होती है मैंडेमस, ठीक है जी। इसके बाद आती है प्रोहिबिशन है, फिर हमारी आ जाती है सर्टियोरेरी, और जो ये हमारी आ जाती है क्वो वारंटो, ठीक है जी। तो ये 5 प्रकार की हमारी जो है वो रेट्स होती हैं, ठीक है। इन 5 को वन बाय वन हम समझ लेते हैं। जो अगर मैं बात करूं हेबियस कॉर्पस की, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं हेबियस कॉर्पस, तो यह शब्द आपको दिख रहा है ना कॉर्पस, कॉर्पस का यह शब्द होता है बॉडी से। कॉर्पस जो शब्द है इसको आप किससे रिलेट करेंगे, बॉडी से, क्योंकि बॉडी का भी शब्द होता है वो कॉर्प्स होता है, ठीक है। तो इसे आप कॉर्पस शब्द याद रख लेंगे, ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस का जो सीधा संबंध अपने को मिलेगा वो क्या कहता है, मे वी हैव द बॉडी, ठीक है ना, मे वी हैव द बॉडी, कि क्या हम बॉडी पा सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी डिटेंशन में है, जिसको कब्जे में रखा हुआ है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत करो। तो इसका मेन जो ये जो इसका मेन पर्पस क्या है, उसके कॉजेस, किस कॉजेस पे उसको डिटेंशन में डाला हुआ है और उसकी लीगैलिटी क्या है उसको डिटेंशन में डालने की, वो सारे काम वो फिर जो कोर्ट हैं वो चेक करते हैं। अगर जो हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट, कंसर्न हाई कोर्ट है, और जो सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा। अगर जो कोज और लीगैलिटी, यानी जो भी उसका डिटेंशन है वो इलीगल है, तो उसको तुरंत छोड़ दिया जाएगा हेबियस कॉर्पस में। लेकिन अगर उसका जो डिटेंशन वो लीगल नहीं है, मतलब 4-5 कुछ तरीके हैं जिसमें आप क्या है हेबियस कॉर्पस को ना नहीं लगा सकते हैं। जैसे मानकर चलो कि कोर्ट ने खुद ही आपको डिटेंशन में डलवाया हुआ है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, या तो फिर लेजिस्लेचर का कंटेम्प्ट हुआ है या तो फिर कोर्ट का लेजिस्लेचर हुआ है, सॉरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर के आरोप में डिटेंशन में डलवाया गया, या तो कोर्ट ने खुद कहा है कि आप डिटेंशन में किसी भी नियम के अनुसार डिटेंशन में डालने को, प्यूनिटिव पनिशमेंट में डिटेंशन में डालने को बोला, तो उस केस में हेबियस कॉर्पस नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर हम हाई कोर्ट की बात करें
तो जो पर्टिकुलर जो मैटर है ना वो उसके जुडिशियल टेरिटरी के अंतर्गत ना होता हो तो भी उस केस में हैबियस कॉर्पस नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम समझ लेते हैं मैंडामस। ठीक है, ये हम क्या समझ लेते हैं नेक्स्ट हम। अच्छा, एक चीज और, हैबियस कॉर्पस जो है वो किसके अगेंस्ट काम करने वाला है? हैबियस कॉर्पस जो है वो स्टेट के अगेंस्ट काम करेगा, है ना, यानी कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो काम करेगा ही करेगा, उसके अलावा प्राइवेट इंडिविजुअल्स में ना, प्राइवेट कॉरपोरेशन और इंडिविजुअल यानी स्टेट और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट हैबियस कॉर्पस लग सकता है। ठीक है, अगर किसी स्टेट ने, पुलिस ने या किसी और मतलब कर्मचारी ने, किसी उसने भी उसको डिटेंशन में डाला हुआ है तो भी सामने प्रस्तुत करना है। ठीक है, और अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने या तो कॉरपोरेशन ने उसको डिटेंशन में डाला हुआ है तो भी सामने लाकर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मैंडामस में। मैंडामस का जो मतलब होता है उसको हम समझ लेते हैं पहले। मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। ठीक है जी, क्या इसका मतलब होता है? वी कमांड। ठीक है, तो ये लगता किसके ऊपर है? मैंडामस जो लगता है लोअर कोर्ट पे। ठीक है, लोअर कोर्ट्स पे लगता है। दूसरा क्या इसमें याद रख सकते हैं कि लोअर कोर्ट पे लगेगा, और किस किस नेचर पे लगता है? जुडिशियल और, ठीक है, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल है, क्वासी जुडिशियल। ठीक है, इन सब पर मैंडामस लगता है। ठीक है, तो मैंडामस क्या है? वी कमांड। इसमें अच्छा, इसमें गवर्नमेंट भी आ जाती है, ये लोअर कोर्ट पे भी लगता है, गवर्नमेंट भी आ जाती, इसमें गवर्नमेंट भी आ जाती है। ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं, वो जो मैंने अभी कंडीशन लिखी वो प्रोविजन की कंडीशन थी, लेकिन इसमें पब्लिक ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं। ये जुडिशियल क्वासी जुडिशियल पे इसको हटाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो लोअर कोर्ट एक ही बात हो गई। ठीक है, तो गवर्नमेंट, पब्लिक ऑफिशियल्स, ठीक है जी, इन सब पर ये लगता है। कोई कॉरपोरेशन है जैसे ओएनजीसी है, जो भी मतलब स्टेट, जिस पर स्टेट अपना होल्ड रखता हो, उन सब कॉरपोरेशंस पे भी मैंडामस लग जाता है। तो मैंडामस कहता क्या है? मैंडामस कहता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल से या जो सिविल सर्वेंट है, ठीक है, या उनसे, स्टेट में जो भी है उनसे क्या कहता है मैंडामस में, जो सुप्रीम कोर्ट अपने डायरेक्शंस वगैरह देता है, वो कहता है कि जो ड्यूटीज़ आपके ऊपर दी गई है उसको आप ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हो। मतलब क्या है कि परफॉर्मेंस को, जो फुल परफॉर्मेंस की बात करता है, अपनी ड्यूटीज़ को पूरी तरीके से डिस्चार्ज करने की बात मैंडामस कहता है कि अपनी ड्यूटीज़ आपको पूरी तरीके से परफॉर्म करनी है, डिस्चार्ज करनी है। ठीक है, ये मैंडामस के आदेश होते हैं। कोर्ट्स को भी होता है, गवर्नमेंट। अच्छा, ये किस किस को नहीं देता? सबसे पहले मैंडामस किस, ये तो है किस किस पे होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, हल्का सा मैं इसमें आपको क्या बता दूँ और कि मैंडामस किस किस पे नहीं काम करता है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, मैंडामस एक तो प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं लगेगा, यानी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट मैंडामस नहीं कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नर्स जो होते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके अगेंस्ट आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन सब पे मैंडामस काम। या फिर चीफ जस्टिस है ना ऑफ हाई कोर्ट, इन सब पे मैंडामस नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं प्रोहिबिशन पे। प्रोहिबिशन और सर्टियोररी ये दोनों लगभग लगभग एक से हैं। प्रोहिबिशन में होता क्या है? सबसे पहले प्रोहिबिशन जो है वो किसके अगेंस्ट काम करेगा? वो काम करेगा लोअर कोर्ट्स के, है ना। तो प्रोहिबिशन जो लगता है लोअर कोर्ट के अगेंस्ट लगता है। ठीक है, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल इन नेचर जो होते हैं ना, उनके अगेंस्ट लगता है। लोअर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल दोनों पर लिख दो ना, ट्रिब्यूनल। ठीक है, इन दोनों के अगेंस्ट लगता है। और प्रोहिबिशन क्या कहता है? वो कहता है कि जो मतलब जब भी जो लोअर कोर्ट्स है, ट्रिब्यूनल है, अपने जो पावर को वो एक्सेसिव इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, यानी अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई ऑर्डर वगैरह दे देते हैं, तो दे रहे होते हैं, दिए नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस केस में प्रोहिबिशन जो है वो रिट लगती है, और जो ऊपर का जो कोर्ट है, तो हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो आपके अंतर्गत नहीं आता है उसको आप नहीं करो। यानी क्या करता है? ये एक्सेसिव पावर का यूज करने से प्रोहिबिशन मना करता है। नाम से ही पता चला है, प्रोहिबिट कर रहा है, नहीं रोक रहा है। क्या मना कर रहा है? एक्स्ट्रा पावर, यानी एक्सेसिव पावर का यूज करने से मना कर रहा है। और किसके ऊपर लग रहा है? लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल, यानी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल इन नेचर जो भी चीज़ होती है उस पर सिर्फ ये लगेगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर नहीं लगेगा, लेजिस्लेटिव पर नहीं लगेगा, या तो फिर किसी प्राइवेट, है ना, प्राइवेट एजेंसी, इन सब पर प्रोहिबिशन नहीं लगता है। नेक्स्ट हमारे, अच्छा, प्रोहिबिशन जो होता है प्रिवेंटिव इन नेचर होता है, यानी ऐसे जो केसेस होते हैं जिन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पेंडिंग पड़े हुए हैं, सिर्फ उन पर लगता है। लिख दो ना, प्रिवेंटिव केसेस, है ना।
प्रिवेंटिव इन नेचर होता है, ठीक है। अब आते हैं सर्टियोररी। सर्टियोररी में क्या होता है, ये भी सेम वही काम करेगा, लोअर कोर्ट्स पे तो लगेगा ही लगेगा, लोअर कोर्ट्स पे लगेगा, ठीक है, ट्रिब्यूनल पे लगेगा, ट्रिब्यूनल, ठीक है, यहाँ भी ट्रिब्यूनल, ठीक है, ठीक है, इन पर लगेगा। इसके अलावा ये एडमिनिस्ट्रेटिव, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पर नहीं लगा करता था, लेकिन अब सर्टियोररी एडमिनिस्ट्रेटिव पर भी लगता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पर सर्टियोररी नहीं लगता है और प्राइवेट एजेंसीज और इंडिविजुअल्स पर सर्टियोररी नहीं लगता है। तो सर्टियोररी क्या कहता है, ये कहता है कि अगर जो कोई केस किसी लोअर कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में पड़ा हुआ है और वो जो कोर्ट या तो ट्रिब्यूनल है या तो अपनी एक्सेसिव पावर का इस्तेमाल कर रहा है ज्यूरिसडिक्शन की, या तो फिर लैक ऑफ पावर का केस बन रहा है ना, या तो ज्यूरिसडिक्शन का यूज़ नहीं कर रहा है ढंग से या तो एक्सेसिव पावर का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसमें जो हायर कोर्ट है वो कहता है कि वो जो केस आपके यहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं ना, या फिर जिन पर आप ऑर्डर दे चुके हैं, वो हमारे पास भेज दो, ठीक है, इन्हें हम देखेंगे, ठीक है। तो जो सर्टियोररी है वो किस दो उसमें लगता है, दो केस में, एक तो प्रिवेंटिव केस में भी लगता है, ठीक है, यानी जो केस पेंडिंग पड़े हैं और जिन पर ऑर्डर दिए जा चुके हैं, वो उस क्यूरेटिव है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्यूरेटिव, ठीक है, यानी जिन पर ऑर्डर दिए जा चुके हैं, ऑर्डर देने के बाद भी और ऑर्डर देने से पहले भी सर्टियोररी दोनों पे लग जाता है। किस किस पे लगता है, लोअर कोर्ट्स पे, ट्रिब्यूनल्स पे और एडमिनिस्ट्रेटिव्स पे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं क्यूओ वारंटो। जो क्यूओ वारंटो होता है इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है जी। तो क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, और इसमें जो है जो पब्लिक ऑफिस है ना, वो किस तरह के ऑफिस होते हैं, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हों, ठीक है, पब्लिक ऑफिस, या तो किसी स्टैट्यूटेट है ना, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बने हुए ऑफिस हों, उस पर कोई व्यक्ति अपना अजर्प्शन कर लेता है ना, हड़पने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति की उस ऑफिस पर लीगैलिटी को चेक करने के लिए क्यूओ वारंटो रेट आती है। तो इसमें क्या कहता है कि बाय वोट अथॉरिटी, जिस पब्लिक पोस्ट पर आप बैठे हो, वो उसकी क्या मतलब, उस पर जो आप क्लेम कर रहा है वो व्यक्ति कि ये पब्लिक पोस्ट उसकी क्लेम की लीगैलिटी और नॉन लीगैलिटी को चेक किया जाता है क्यूओ वारंटो के द्वारा, ठीक है। तो ये किस पर लगेगा, ये लगेगा हमारा, मैं लिख देता हूँ ये किस किस पर क्यूओ वारंटो लगता है। क्यूओ वारंटो जो हमारा लगेगा, सबसे पहले एक तो पब्लिक ऑफिस जो है, ठीक है, पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है जी, किस तरह के, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, ठीक है, या फिर स्टैट्यूटेट हो, ठीक है, स्टैट्यूटेट ऑफिस होते हैं जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनते हैं, ठीक है। और जो कैसे होते हैं, परमानेंट इन नेचर होने चाहिए, परमानेंट कैरेक्टर के हो, ठीक है, जो पोस्ट है ना वो परमानेंट कैरेक्टर की हो, मिनिस्टर पर नहीं लगने वाला है, ठीक है, यानी ऐसी पोस्ट नहीं होनी चाहिए जैसे मिनिस्टीरियल पोस्ट होती हैं, वो परमानेंट इन नेचर नहीं होती, तो उन पर ये नहीं लगेगा ना। प्राइवेट पर, इन सब पर लगेगा, प्राइवेट पर नहीं लगने वाला है, ठीक है, मिनिस्टीरियल टाइप की जो पोस्ट होती है उन पर नहीं लगने वाला है, और ऐसी पोस्ट पर नहीं लगेगा जहां पर डिस्क्रिशनरी पावर है किसी व्यक्ति को, ठीक है, यानी जहां पर आप उसको जो अधिकार मिला है बैठने का वो मैंडेटरी है, वहां तो लगेगा, ठीक है, लेकिन जहाँ और वहां पर किसी और व्यक्ति को बैठा दिया गया, लेकिन ऐसी पोस्ट जो डिस्क्रिशनरी नेचर है वहां पर भी क्वो वारंटो नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता दूं, एक चीज़ और बताने की क्या है, यहाँ पर मैं इसको पूरा लिख देता हूँ ना, प्राइवेट पर नहीं लगेगा, मिनिस्टीरियल टाइप जो पोस्ट है, मिनिस्टीरियल पोस्ट जो है उन पर भी नहीं लगेगा, ठीक है। जो ऊपर के चार ये थे रेट्स में, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, ठीक है, प्रोहिबिशन है, उसके बाद सर्टियोररी है, ये सब के सब में जो एग्रीव्ड पर्सन जाता है रेट के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वो वारंटो, तो इसमें कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन, यानी एग्रीव्ड पर्सन का एग्रीव्ड होना, एग्रीव्ड का मतलब होता है मतलब जो जिस पर चीज़ें बीत रही हैं, जो जिसको परेशानी हुई है वो व्यक्ति, ठीक है। तो क्वो वारंटो में कोई भी इंटरेस्टेड व्यक्ति जा सकता है और वो रेट वगैरह निकल जाती है, ठीक है। तो ये 5 रेट्स थी मैंने आपको बताई, जिसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलने वाले हैं, हमने आर्टिकल 32 समझ लिया, अब हम आते हैं आर्टिकल, कोशिश करते हैं जिसको खत्म कर देते हैं वीडियो को, ठीक है, फंडामेंटल राइट की। तो अब हम आते हैं आर्टिकल 33 पे, ठीक है जी, और
इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, अब जो मेन चीज़ें थी समझने की मैंने आपको समझाई हैं। नेक्स्ट के आर्टिकल 33, 34, 35, उसके बाद जो एक्सेप्शन से 31, 31 भी 31 ही जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं। तो जो आर्टिकल 33 है ना, ये सबसे पहले संबंध किससे रखता है, ये जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज होती है ना, आर्म्ड फोर्सेस, इसमें हमारी नेवी हो गई, आर्मी हो गई, उसके अलावा हमारी पुलिस फोर्स हो गई, या कोई इससे रिलेटेड कोई भी दूसरी फोर्सेस। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करने का अधिकार, रोकने का, कम करने का अधिकार फंडामेंटल आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने का अधिकार किसको देता है, पार्लियामेंट को देता है। कौन देता है, आर्टिकल 33 देता है। ठीक है, क्यों देता है, ताकि ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जैसे पुलिस फोर्स है, नेवी है, ये सारी चीज़ें हैं, वो अपनी जो ड्यूटी है उसे मतलब सही रूप से, है ना, हाई मतलब सही रूप से डिस्चार्ज उसको कर सकें। ठीक है, इस वजह से ये लगता है। तो आर्टिकल 33 में है, और इसमें क्या है, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, और ये हमारा बढ़ता है तुम्हारा एयरफोर्स एक्ट 1950 में, इसी के अंतर्गत आए हुए मेरे हिसाब से। हाँ, 1950 में आए, 3-4 एक्ट हैं जो आर्टिकल 33 में आए हुए हैं। एक्ट हैं, पार्लियामेंट ने बनाए ना, तो मैं कुछ एक्ट भी यहाँ लिख दूँ। आर्मी एक्ट है, ठीक है जी, 1950, सब 1950, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट। ठीक है जी, ये सारे ही 1950 हैं। ठीक है, इसके अलावा पुलिस फोर्स रेगुलेशन टू फंडामेंटल राइट, मेरे हिसाब से उसका पूरा नाम क्या है, पुलिस फोर्स एक्ट 1966 1966 है, 1966 है, वो भी आर्टिकल 33 में आया हुआ है। उसका भी मेन काम क्या है, आर्म्ड फोर्सेज के जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उसको रिस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं सारे एक्ट। ठीक है, तो इसके साथ मैंने आर्टिकल 33 आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल 34 पे। आर्टिकल 34 किसकी हमारी बात करता है, हम समझ लेते हैं। ठीक है, अभी तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। आर्टिकल 34, तो आर्टिकल 34 में क्या है ना, आर्टिकल 34 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करने की बात करता है। किसकी बात करता है, रिस्ट्रिक्ट करने की बात करता है। ठीक है ना, रिस्ट्रिक्ट करने की बात करता है। कब करता है, जब मार्शल लॉ लगाओ, मार्शल लॉ। ठीक है, आर्टिकल 34 कहता है कि मार्शल लॉ के टाइम पर जो है फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जितने भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसको कौन संभाल लेगा, मिलिट्री रूल। मार्शल लॉ को हम सिंपली क्या समझते हैं, मिलिट्री रूल समझ लेते हैं ना, मिलिट्री रूल। ठीक है जी, यानी क्या है कि जब जो नॉर्मल जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम ना करे, बल्कि जो मिलिट्री वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में काम करती हो, तब आर्टिकल 34 में लगता है। और ये लगता कब है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब बन जाती है, कोई वायलेंस है, राइट वगैरह हो जाए, दंगे वगैरह, तो वापस से उस एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में लगता है, और वहाँ पर जो ऑर्डर है ना, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मेंटेन और रिस्टोर करने के लिए आर्टिकल 34 लगता है, मार्शल लॉ। ठीक है, तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट क्या रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और इसमें क्या है ना, मिलिट्री रूल, मार्शल लॉ में पार्लियामेंट को क्या पावर मिल जाती है कि एक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एक चीज़ होती है। मतलब क्या है, एक्ट ऑफ इंडेमिनिटी क्या कहती है, क्या लिख दूं मैं इसको एक बार शब्द को ना, एक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। ठीक है, तो ये क्या कहती है कि इसके अंतर्गत जब आर्टिकल 34 में ये मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो सिविल सर्वेंट कोई भी मतलब इसके द्वारा अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को फुलफिल या डिस्चार्ज करते हुए अगर कुछ भी नुकसान हो जाता है, कोई डैमेज और लॉस हो जाता है, तो जो पार्लियामेंट है उसके जो जो कृत्य हैं ना, जो भी उसके एक्ट हैं, उसको माफ़ कर दिया जाएगा। उसके द्वारा होने वाला कोई भी डैमेज और लॉस क्या है, चाहे वो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट होता हो तो भी माफ़ कर दिया जाएगा ना, एक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में। ठीक है, दूसरा क्या है, आर्टिकल 34 पार्लियामेंट को अधिकार देता है मार्शल लॉ के टाइम पर वो कैसी भी पनिशमेंट दे सकती है और कोई भी पेनल्टी वगैरह वसूल कर सकती है। ठीक है कितने कोई भी पेनल्टी वगैरह, कैसी पनिशमेंट वगैरह देने का अधिकार किसका है, पार्लियामेंट का है। ठीक है, किसमें, मार्शल लॉ में। ठीक, आगे हम समझ लेते हैं कि मार्शल लॉ में जो मिलिट्री रूल होते हैं ना, उनको भी अधिकार होते हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर को अगर वो ठीक करने के लिए वो चाहें तो मतलब कोई भी वो पनिश कर सकते हैं, इवन दो डेथ वगैरह, डेथ सेंटेंस वगैरह, वो तो पार्लियामेंट का अधिकार है, लेकिन डेथ भी हो जाती है तो भी उन पर कोई वो कार्यवाही वगैरह नहीं होती है मार्शल लॉ में, मिलिट्री रूल में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आर्टिकल 34 में समझाई है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल 35 की तरफ। आर्टिकल 35 क्या कहता है, आर्टिकल 35 हम्म
तो आर्टिकल 35 जो है ना वो पार्लियामेंट को अधिकार देता है। देखो अभी तक जितने भी हमने जो पढ़े 12 से अब तक के जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे वो पर्सन्स को पावर दे रहे थे, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 35 हमें क्या कहता है, वो पार्लियामेंट को पावर देता है। किसको पावर देता है? पार्लियामेंट को देता है पावर। और कैसी पावर देता है? जो फंडामेंटल राइट्स है ना उसमें फेरबदल करने की, उन्हें अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट को मिलती है आर्टिकल 35 से। वो चाहें तो कुछ अधिकारों को कर्टेल कर सकते हैं, उनमें अमेंडमेंट ला सकते हैं, लेकिन ठीक है सिर्फ एक रीज़न है, एक एक्सेप्शन है, क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर को छुए बिना, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? केशवानंद भारती केस में मैंने आपको चीज़ें बताई, डॉक्ट्रिन क्या ये जो आया केशवानंद भारती केस में आया, और विस्तृत जानकारी इसमें आगे मिलेगी क्योंकि इसका अलग से चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, और मैं आपको लक्ष्मीकांत के अनुसार ही पढ़ा रहा हूँ, तो उसी हिसाब से हम चैप्टर करते जाएंगे और उसी हिसाब से चीज़ें होती जाएंगी, ठीक है। तो पार्लियामेंट में आर्टिकल 35 में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 35 में पार्लियामेंट को अधिकार है कि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करने का, कुछ फंडामेंटल राइट को छीन देने का, या फिर कुछ नई कंडीशंस वगैरह बनाने का, ठीक है। तो इस केस में फिर फंडामेंटल राइट्स में कुछ बदलाव पार्लियामेंट ने किए भी, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे आर्टिकल 16 में रेजिडेंस को एज ए रिक्वायरमेंट पार्लियामेंट को बनाने का अधिकार है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर जो कोई पर्टिकुलर ट्राइब है जिसका जो रिप्रेजेंटेशन है सर्विसेज में पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, तो रेजिडेंस है ना, रेजिडेंस एज कंडीशन है अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट के केस में ना, ठीक है। ये आर्टिकल 16 में है। उसके अलावा जो हमने इसमें क्या है, उसमें 23 में क्या है, आर्टिकल 17 में है पार्लियामेंट को अधिकार है अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 17 में। उसके बाद 23 में अधिकार है। 23 में अधिकार क्या है? ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स के लिए कानून बनाने का अधिकार है। तो अनटचेबिलिटी पे कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें मैंने आपको बताया भी क्या है कि सिविल राइट एक्ट, बाद में इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, जो है 2016 में इसका जो 2016 में नहीं 1976 में इसका नाम बदला गया। 2016 में तो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट का नाम बदला गया था। तो अनटचेबिलिटी एक्ट का नाम शायद 1956 है और इसका नाम बदला गया 1976 में सिविल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है ना, ये इसका नाम, इससे हिसाब से एक एक्ट बना हुआ है। तो वो उसमें क्या पनिशेबल ऑफेंसेस है, अनटचेबिलिटी एक्ट ये पार्लियामेंट के द्वारा है। आर्टिकल 23 में जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स है उसके अगेंस्ट भी जो नियम बने हुए, जिसमें मैंने आपको बताया था इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है ना, IP इमोरल ITP प्रिवेंशन एक्ट, तो ये है इसमें 1956 और 55 के आसपास है मेरे हिसाब से, ठीक है। आर्टिकल 23 में ये भी पार्लियामेंट को अधिकार है। उसके अलावा हम आते हैं आगे 24, 25, 26, 27, 28 और 29 कल्चरल एजुकेशन है। 29, 30, 30 में अधिकार है 30 में भी अधिकार है, सॉरी 30 में नहीं, हाँ 33, 34 में भी तो पता है आपको, ये रहा 30 में भी। वैसे तो 30 में भी कुछ बदलाव किए गए। 44, 78 में जो कंपेंसेशन देने का अधिकार है वो 44, 78 में जब माइनॉरिटीज़ के जब जो प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर किया जाएगा, एक्विजिशन किया जाएगा, तो 44, 78 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में भी पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके ये सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 34 में बदलाव किए गए हैं। 33 में पार्लियामेंट को पावर है, 34 में पार्लियामेंट को पावर है, ठीक है। यहाँ पर भी बदलाव देखने को, तो ये जो पावर मिले आर्टिकल 35 के द्वारा ही मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम कहाँ, ये हो गए। इसी के साथ हमने आर्टिकल 35 भी समझ लिया है। अब हम आगे चलते हैं, जो मैं आपको बता रहा था 31 से 31B, वो हम समझ लेते हैं, और उसके बाद थोड़े से क्रिटिसिज्म हम समझ लेते हैं, और फिर ये चैप्टर हो जाता है। मेरे हिसाब से शायद 10 मिनट और लगेंगे, तो 10 मिनट अगर आप यहाँ तक आएँ, वैसे तो आप यहाँ तक आते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि अभी व्यूज़ बहुत कम हैं और थोड़ा बिलीफ लोगों को नहीं है, और शायद मेरी बताने की क्वालिटी भी अभी उतनी अच्छी है नहीं बाकी के मुकाबले में। कंटेंट तो आपको पूरा देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो कई बार क्वालिटी है ना वो लेवल अभी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व होंगी, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट में जो जिस बात पर है, जिस भी हम पॉइंट पर हैं, टॉपिक पर है, वो हम किस पे हैं, अब हम बात करने वाले हैं 3, मैं आपको यहीं पर लिख देता हूँ, है ना, बड़ा नहीं बनाएंगे, सिंपल सा है। आर्टिकल जो हम बात करने वाले हैं 31, यहीं पर बना देते हैं, ठीक है, यहीं पर ख़त्म करते हैं। आर्टिकल 31A, आर्टिकल
31B और आर्टिकल 31C। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों की हम बात करने वाले हैं, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C। जो आर्टिकल 31A है ना, वो क्या करता है, वो फंडामेंटल राइट्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे बचाने की कोशिश आर्टिकल 31 करता है। मतलब क्या है कि 5 ऐसी कैटेगरी दी हुई हैं, जिसमें एक तो आती है, वो पांचों कैटेगरी में यहाँ पर आपको लिख देता हूँ वन बाय वन ना, पांचों कैटेगरी में आपको लिख देता हूँ। एक तो एक्विजिशन ऑफ, है ना, स्टेट्स होती है ना, जागीर को बोलते हैं स्टेट्स। तो जितनी भी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं उसका एक्विजिशन पे और रिलेटेड राइट्स पे जो स्टेट्स को है, यहाँ पर इस वाले स्टेट की बात हो रही है ना, इसके स्टेट्स के रिलेटेड राइट है ना, जमीन वगैरह का जब एक्विजिशन होगा तो वो आर्टिकल 31A में आएगा। और इस कैटेगरी में पहले मैं पांचों कैटेगरी की आपको लिख देता हूँ। मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कोई प्रॉपर्टी है उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ है। बड़ी कॉरपोरेशन है, उनका अमेलगमेशन हो रहा है ना, अमेलगमेशन का मतलब होता है आपस में दो, जैसे बैंक्स वगैरह अमेलगमेशन होता है, दो बैंक वगैरह जुड़ गए, एक नया बैंक बन गया, अमेलगमेशन है, अमेलगमेशन। ठीक है जी, कॉरपोरेशंस का अमेलगमेशन, बैंक्स वगैरह के इसमें दूसरी वो आ जाती हैं, जैसे ONGC वगैरह है, और उसके वो उसको है ऑयल करके ना, ऑयल इंडिया कंपनी कुछ करके है, दूसरी भी है कोल है वगैरह, सारी जो है कॉरपोरेशन से इनका आपस में जुड़ा या डिफ्यूज़ हो जाना आपस में और एक नई बड़ी कंपनी बनने से बोलते हैं अमेलगमेशन है। उसके अलावा क्या है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर्स की जो हिस्सेदारी होती है उसमें बदलाव लाना या उसको अलग कर देना, ये सारी चीज़ें। और एक और इसमें कैटेगरी होती है, वो होती है एक्विजिशन ऑफ स्टेट, मैनेजिंग है, शेयर होल्डर है। और अगर क्या है कि जो लैंड सीलिंग लिमिट है ना, लैंड सीलिंग लिमिट क्या है, वो पार्लियामेंट ने तय की हुई है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। लैंड सीलिंग लिमिट से ज़्यादा जब जमीन होती है तो उस केस में, मतलब उस केस में अगर एक्विजिशन होता है तो इसमें एग्रीकल्चरल लैंड और इंडस्ट्री और कॉमर्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो आर्टिकल 31 में आती है। और ये 5 तरह की कैटेगरी होती है जिसमें स्टेट्स का एक्विजिशन होता है और उससे रिलेटेड राइट्स जो स्टेट, यानी इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर वगैरह जो भी हो सकती हैं। मैनेजमेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे रिलेटेड मैनेजमेंट दूसरा है। तीसरा एमेलगमेशन हो गया। शेयर होल्डर्स जो हैं किसी कंपनी में या तो है ना इंडस्ट्री वगैरह में, किसी कंपनी में और प्रॉपर्टी में किसी में, तो उनके हिस्सेदारी में फेरबदल है, उससे रिलेटेड चीज़ों में फेरबदल है। लैंड सीलिंग लिमिट से ज़्यादा अगर ज़मीन है तो उसके लेने के संबंध में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये क्या ना, इन सभी कैटेगरी को या 31A को आप फंडामेंटल राइट के कंट्रावेंशन के नाम पर आप इनको ना नल एंड वॉइड नहीं कर सकते आर्टिकल 31 से। ठीक है, इसको इम्यूनिटी मिली हुई है। अच्छा, इसको जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है आर्टिकल 31 को। सिर्फ एक कंडीशन है जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी का मतलब है क्या है कि ये जुडिशियल रिव्यू में नहीं जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें आर्टिकल 31 को जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी मिली हुई है। वो कब है कि जब प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन है, इनसे रिलेटेड किसी भी मैटर में प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन एंड कंसेंट मिला हुआ है तो फिर उस पर जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता आर्टिकल 31 में ए में। ठीक है, अब आर्टिकल 31B जो है वो इसका जो दायरा है ना, हुआ करता था, अब है नहीं, हुआ करता था 31 से भी ज़्यादा बड़ा, यानी इसको जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी हर एक उसमें मिली हुई थी, अब नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 31B में जितने भी 9th शेड्यूल है ना, 9th शेड्यूल क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। 9th शेड्यूल क्या बना हुआ है, 9th शेड्यूल में वो सारे नियम और कानून आ जाते हैं जिसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए वो लिस्ट 9th शेड्यूल में डाल देते हैं। ठीक है, अब इसमें किस तरह के नियम आते हैं, जैसे लैंड एक्ट आ जाते हैं। ठीक है, जमींदारी को अबोलिश करने से रिलेटेड एक्ट आ जाते हैं। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्ट हैं, जमींदारी को अबोलिश करने से रिलेटेड एक्ट हैं। वो सारे एक्ट 9th शेड्यूल में आ जाते हैं, वो लिस्ट बन जाती है। और उसको 9th शेड्यूल को आर्टिकल 31B जुडिशियल रिव्यू से, जुडिशियल है ना, जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर देता है। ठीक है, लेकिन अब इससे रिलेटेड एक केस है जो अपने को याद रखना है। हल्की सी मैं जीके बना लूँ, बहुत ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जीके का इस्तेमाल ना हो और उतने में जितने में समझा रहा हूँ उतने में ही हो जाए। अपने को एक केस याद रखना है कि 31B में, वो है केस कोयल हो केस। ठीक है, IR कोयलो केस 2007। ठीक है, तो ये कोयलो केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या मुद्दा आया कि
जो केशवानंदा भारती केस है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई थी। बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है कि कोई भी केस जुडिशियल रिव्यू से नहीं बचेगा। तो कोयलो केस में यही बात सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि क्या जो 9th शेड्यूल में जितने भी लॉज हैं, ठीक है, वो जुडिशियल रिव्यू से बचे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो कोहिलो केस है उसके बाद जो बातें निकलकर सामने आई वो ये आई कि 24 अप्रैल 1973 के बाद का कोई भी केस जो होगा, है ना, वो जुडिशियल रिव्यू से नहीं बचने वाला है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें 31B में बातें आई, लेकिन ये जो हमें बचाता किससे है, वो हमें बचा लेता है नहीं, वो नियम तो इसमें आ रहे हैं, वो दूसरी चीज़ है, ठीक है। तो इतना ही अपने को रखना है कि कोहिलो केस जो है उसका संबंध 9th शेड्यूल से, कभी कभी क्वेश्चन इससे इस तरह आ जाते हैं ना। और 24 अप्रैल 1973 पता क्यों ये है, क्योंकि इसी दिन ये जो जुडिशियल इनोवेशन हुई थी ना बेसिक स्ट्रक्चर की, केशवानंदा भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर नाम की जो डॉक्ट्रिन है इसका जुडिशियल जो इनोवेशन था 24 अप्रैल 1973 ये, ठीक है। तो ये मैंने आर्टिकल 31B आपको बताया। अब अच्छा एक चीज़ और, आर्टिकल 31 है, ये मैं आपको बताना भूल गया, बता देता हूँ। जो आर्टिकल 31 है ना, जो आर्टिकल 31 है वो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 में आया कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 31B अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है, ये 31B नहीं 7th, मेरे हिसाब से 7th है। इसका मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आपको क्लियर करके बताना है कि 31B कौन सा है। मैं हल्का सा बोल गया हूँ, कमेंट में जरूर लिखना है आपको, ठीक है। 31B मैं भी देखकर कोशिश करूँगा, इसको देखूंगा क्या है। तो मेरे को शायद कि 9th है, 9th और 7th के आसपास है, 44 नहीं है, ठीक है। 44 तो मैंने आपको बताया था एजुकेशनल कल्चरल राइट है, वो है, ठीक है। चलिए 9th शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू से बाहर करता है 31B। चलिए 31C जो आता है ना 31C ये मैं बताता है। 31C जो हमें जो फंडामेंटल राइट, अच्छा एक चीज़ और, ये मैंने आपको बता दिया कि 31 से फंडामेंटल राइट के कंट्रावेंशन से बचाता है। 31B भी वही बचा रहा है। कंट्रावेंशन से बचाने का मतलब है क्या है कि इन दोनों के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते और ये नहीं कह सकते जाके कि भैया जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं ना, यानी फंडामेंटल राइट्स का वो हनन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं 31C। अब 31C में जो है वो क्या कहती है कि स्टेट जब सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, क्या कहते हैं, सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत कोई लॉ और कानून बनाती है जो कि आर्टिकल 39B और 39C के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें संबंध क्या, मटेरियल रिसोर्सेज वगैरह से रिलेटेड होगा, क्योंकि 39B और 39C हमारा पार्ट 4 का हिस्सा है। रिसोर्सेज किस तरह से बांटे जाएं यूनिफॉर्मली, और ठीक है जो दूसरे भी मटेरियल्स हैं जिस पर स्टेट का अधिकार है वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, तो ये सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या उसी में पढ़ेंगे, वरना तो वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है। आगे समझ लेते हैं। सिर्फ हमको क्या समझना है कि 31 क्या कहता है, सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि आर्टिकल 39B और C के अंतर्गत आते हैं, अच्छा जब भी स्टेट इनके रिलेटेड लॉ बनाएगा, इनसे रिलेटेड लॉ बनाएगा तो उनको फंडामेंटल राइट के कंट्राविंचन यानी इन्फ्रिंजमेंट के आधार पर, ठीक है ना, कंट्राविंचन और इन्फ्रिंजमेंट के आधार पर काटा नहीं जा सकता है, इनको नल एंड वॉइड नहीं किया जा सकता है। दूसरी इसमें एक और बात कही गई थी एक और इसमें बात कही गई थी कि जब कोई भी पॉलिसी बने और उसमें डिक्लेरेशन किया जाए, ये डिक्लेरेशन किया जाए कि इट इज़ टू इफेक्ट दिस पॉलिसी, और है ना, ये डिक्लेरेशन किया जाए कि इट इज़ टू इफेक्ट दिस पॉलिसी, और ऐसा कहने के बाद अगर वो पॉलिसी इफेक्ट में ना आए तो उसको जुडिशियल रिव्यू की कैटेगरी से बाहर रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये दूसरा वाली कंडीशन थी ना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया कि अगर आप डिक्लेरेशन कर रहे हो कि ये पॉलिसी इस मतलब ये जो घोषणा है वो ये कहता है कि हम इस पॉलिसी को इफेक्ट में ला रहे हैं और फिर बाद में आप उसको इफेक्ट में नहीं ला रहे हैं, ठीक है, तो वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में रख के उसको कहा कि ये जो नल एंड वॉइड है कि जो आप कह रहे हैं वो आप कर नहीं रहे, ठीक है।
नेक्स्ट हम आते हैं, मतलब क्या इतना ही याद रखना है सिर्फ कि इट इज़ टू इफेक्ट है। मैं आपको वो चीज़ लिख कर दिखा देता हूँ, एक मिनट, मेरे पास बुक है, मैंने ना कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कोई भी मैंने वो नहीं बनाए हुए हैं, जस्ट ए मिनट। बाकी सब भी जो पीपीटीज बनाते हो बुक में से बनाते हैं, फिर पढ़ के बताते हैं। मैं पीपीटीज बुक से नहीं बना रहा हूँ, जो आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मेरे को कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी स्किप हो जाती है ना फंडामेंटल राइट में। जस्ट ए मिनट। हाँ, नो लो कंटेनिंग इट इज़ फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी, सही बोल रहा हूँ, शैल बी क्वेश्चन ने, है ना, इन एनी कोड ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी। कि आपने डिक्लेरेशन तो कर दी है कि ये जो डिक्लेरेशन है इस पॉलिसी को इफेक्ट में लाने के लिए है, लेकिन आपने कहा कि वो उसे इफेक्ट में नहीं ला रही हैं, तो आप जुडिशियल रिव्यू में नहीं डालेंगे, तो इसको कर दिया गया खारिज। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आई। 31, हाँ ये वाला 31, ये वाला मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, जो 31 है वो 25वें अमेंडमेंट एक्ट में आया, और जो हमारा ये 31B है, ठीक है, 31 से मैंने आपको बता ही दिया है, और 31B जो है वो आया हमारा, इसी में लिखा होगा, चलो जाने दो, जो भी होगा देख लेना भाई, इतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने, अच्छा ये इसी के साथ मैंने आपको 31C भी कर दिया कंप्लीट। ठीक है, अब जो क्या है, ये सारी चीज़ें इसके साथ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे खत्म हो गए हैं। इसमें दो चीज़ें मैं आपको बता दूं, एक तो कुछ ऐसे राइट्स हैं जो जस्टिसेबल इन नेचर है लेकिन पार्ट 3 से बाहर हैं। ठीक है, वो उसमें 3-4 आ जाते हैं जो हमारे राइट्स आ जाते हैं। सबसे पहले क्या है, एक तो आर्टिकल 265 की बात होती है, फिर आर्टिकल 301 की जिसकी मैं बात आपको बार बार कर चुका हूँ, और फिर आर्टिकल हमारा 301। ठीक है, तो जो आर्टिकल 265 हमारा कहता है वो कहता है नो टैक्स, है ना, आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स शैल बी कलेक्टेड और लेविड। क्या कहता है हमारा, ये हमारे जो राइट्स हैं कैसे हैं, फंडामेंटल राइट्स ही हैं। ठीक है जी, लेकिन फंडामेंटल राइट से बाहर है, कहने का मतलब क्या है, जस्टिसेबल इन नेचर है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, सॉरी फंडामेंटल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, क्योंकि फंडामेंटल के बाहर है तो इन्हें क्या बोलेंगे, नॉन फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, और जब भी इनका कंट्रावेंशन होगा, यानी 265 का, 301 का और 301 का, तो आप सीधे तौर पर 32 नहीं जा सकते, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन आप 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं, और सेम रेट्स, ऑर्डर और डायरेक्शंस वगैरह प्रोवाइड हो जाती है आर्टिकल 226 में। सिर्फ इतना अंतर इनमें आता है, बाकी इनका जो इफेक्ट है वो उतना ही है जितना फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, तो 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कनेक्टेड, सॉरी लेविड और कलेक्टेड, ठीक है, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब कहने का इसका मतलब क्या है कि बिना लॉ के कोई, मतलब आपके ऊपर, किसी भी पर्सन के ऊपर स्टेट जो है वो कोई किसी प्रकार का टैक्स ना तो लेवी कर सकता है, ना तो लागू कर सकता है, ना ही कलेक्ट कर सकता है, अगर उससे रिलेटेड कोई नियम नहीं है। मतलब आपको नियम लाना पड़ेगा अगर आपको टैक्स लेना तो। ठीक है, 300 मैंने आपको बताया क्या है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, है ना, बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब क्या है कि अगर आप किसी व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी, अब ये लीगल राइट है क्योंकि 300 में है, पहले 31 में था, 44-78 में इसको यहाँ पर लाया गया, मैंने आपको बताया। और क्या है कि किसी व्यक्ति का जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट है ना वो लीगल राइट है। ठीक है, वो 226 में हाई कोर्ट में जा सकता है, इससे रिलेटेड वो लड़ सकता है। और क्या है कि एक्सेप्ट लॉ का मतलब क्या है कि यहाँ पर नियम बनाकर ही आप जो है किसी व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो। नियम आपको पता ही है कि अगर जो है कौन सी लिमिट है, सीलिंग लिमिट है ना, मैंने आपको लिखी ऊपर, लैंड सीलिंग जो लिमिट है उससे ज़्यादा है तो वो ली जा सकती है, और लैंड सीलिंग लिमिट से कम की अगर जो लैंड किसी के पास है ना, तो सेल्फ कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है अगर आप उसे लेते हो तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, 300 में जो कहता है वो कहता है कि ट्रेड इंटरकोर्स है ना, ये कहता है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ठीक है, इंटरकोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थ्रू आउट द टेरिटरी फ्री है, थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी ये सारी चीज़ें फ्री है। ये सारे ही सारे क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, इनका सेम इफेक्ट है जितना फंडामेंटल राइट का, बस इनके हनन होने पर, इनके कंट्रावेंशन के केसेस में, इन्फ्रिंजमेंट के केसेस में हम हाई कोर्ट जाएंगे 226 में, ना कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 में सिर्फ
पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट है उसके अगेंस्ट आपको क्या देता है, गारंटी देता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो फंडामेंटल राइट से बाहर के, जो पार्ट 3 से बाहर के राइट्स है, वो मैंने आपको 3 राइट्स मैंने आपको बताए, 265, 300A और 301। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कुछ क्रिटिसिज्म वगैरह हम हल्के से क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। ये तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्रिटिसिज्म हम कर लेते हैं, कुछ आते हैं इसमें क्रिटिसिज्म, ब्लैक ले लें, और इसके साथ ये चैप्टर करते हैं हम खत्म, फंडामेंटल राइट का क्रिटिसिज्म। ठीक है जी, तो मैं बड़ा लिखने में दिक्कत करता हूँ। ठीक है जी, तो क्रिटिसिज्म क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं देखो, हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, हर चीज़ की अपनी एक कंडीशन होती है कि इस कंडीशन में आपको करना है, नहीं करना है। अगर किसी को भी एब्सोल्यूट आज़ादी मिल जाएगी ना, कुछ भी करने का अधिकार मिल जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा ना, फिर दूसरे के अधिकार को ख़त्म करने का काम करने शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के अपने अधिकार होते हैं और अपने राइट्स होते हैं, उसी तरह एक सोसाइटी के अपने राइट्स होते हैं, अपनी ड्यूटीज़ होती हैं। उसी तरीके से इंडिविजुअल की अपनी ड्यूटीज़ होती हैं, सोसाइटी की अपनी ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, खैर तो हम बात कर रहे हैं अधिकार यानी राइट्स की। तो क्रिटिसिज्म इसमें क्या आता है कि एक्सेसिव लिमिटेशन है। कैसी है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधे बोल दे रहा हूँ ना मुझे, एक्सेसिव लिमिटेशन है। एक्सेसिव लिमिटेशन से कहने का मतलब क्या है कि इसमें रीजनेबल, इसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, कंडीशंस बहुत ज़्यादा है, एक्सप्लेनेशंस बहुत ज़्यादा है। इतनी एक्सप्लेनेशन, कंडीशंस और ये सारा होने का मतलब क्या है ना कि वो क्या है, एक तरीके से उसको बाउंड्री करने का काम कर रही है, दायरे में रखने का काम कर रही है, लिमिट करने का काम कर रही है। कहने का मतलब क्या है कि ये फंडामेंटल राइट आप देने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपने क्या किया, एक हाथ में फंडामेंटल राइट दिए, दूसरे हाथ में अपने लिमिटेशन रख दिए हैं। एक हाथ से फंडामेंटल राइट दिए और दूसरे हाथ से फंडामेंटल राइट अपने लिमिटेशन के द्वारा ले लिए, तो ये क्या है, एक्सेसिव लिमिटेशन है। ठीक है, एक्सेसिव लिमिटेशन। दूसरा आता है इसमें नो क्लैरिटी। ठीक है जी, नो क्लैरिटी का मतलब क्या है कि इसमें कुछ कई सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी कोई डेफिनेशन नहीं है। जैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, पब्लिक ऑर्डर क्या है। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरे भी और कुछ उसमें शब्द हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है शब्द। ठीक है जी, अनटचेबिलिटी एक शब्द है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। ऐसे कई सारे शब्द हैं जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, और नो क्लैरिटी है। दूसरे तौर पर क्या है कि जो इसकी लैंग्वेज है ना, जो लिखने का तरीका है, वो इतना डिफ़िकल्ट है कि उसे कोई नॉर्मल आदमी समझ नहीं सकता। उसको किसको मतलब हम किसकी ज़रूरत पड़ती है, लॉयर्स की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से एक आइवर जैनिंग एक हमारे वो हैं इसमें, मतलब जूरिस्ट वगैरह हैं, साइंटिस्ट वगैरह हैं, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट, तो वो इसको क्या कहते हैं, पैराडाइज ऑफ लॉयर वगैरह बोलते हैं। ठीक है, नो क्लैरिटी हुआ, एक्सेसिव लिमिटेशंस हो गई। उसके अलावा दूसरी चीज़ें हो जाती हैं कि और दो चार तीन चीज़ें हैं, शब्द भी तुम भूल जाते हो। चलो ये और मैं बता देता हूँ शब्द कौन कौन से हैं। टाइम पे कुछ याद नहीं आता ना, इसी वजह से मेंस बिगड़ जाएगा। तो एक्सेसिव लिमिटेशंस मैं आपको बोलकर बता देता हूँ, बाकी सारी चीज़ में मैंने बोला। एक्सेसिव लिमिटेशन है, हाँ, सोशल इकोनॉमिक राइट, क्लैरिटी हो गया। ठीक है, परमानेंसी नहीं है, सस्पेंशन है। ठीक है, एक्सेसिव रेमेडी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, कंस्टेंट फिलोसफी नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है ना, कभी भी इनको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, सस्पेंड किया जा सकता है, एब्सोल्यूट नहीं, इन नेचर नहीं है। उसके बाद परमानेंसी कोई नहीं है, नेशनल इमरजेंसी में इसको खत्म कर सकते हैं, पार्लियामेंट को अधिकार है इसको कर्टेल करने का। ठीक है, ये हो गया, नो क्लैरिटी हो गई, एक्सेसिव लिमिटेशन हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है कि इसका कोई सोशल ऑर्डर नहीं है, जो अधिकार है ना वो इधर उधर बिखरे हुए हैं कि, और इसमें जो राइट्स है ना वो पॉलिटिकल राइट्स हैं सिर्फ और सिर्फ, ना तो सोशल राइट है, जैसे राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू रेस्ट, राइट टू वर्क, इस तरह के अधिकार जो कि दूसरी जो कंट्रीज हैं, सोशलिस्टिक कंट्रीज हैं, उनको मिले हैं, यूएसएसआर में हैं, जापान वगैरह में, इन सब देशों में है, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है दी एंड। ठीक है जी, जो मेन चीज़ें थी, जो समझाने की थी, जो लॉजिकल चीज़ें थी, वो मैंने आपको बताई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें उतना हाथ मैंने नहीं दिया है, तो देना चाहिए था, लेकिन कभी कभी इसी से मेंस में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, लेकिन आप इसको पढ़ के आराम से समझ जाएंगे। जो चीज़ समझने की नहीं, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमने कर दिया द एंड किसका, फंडामेंटल राइट का। ठीक है जी, और यहीं पर इस वीडियो को करते हैं खत्म, नेक्स्ट चैप्टर पर हम आएंगे। ठीक है, इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। और कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। वैसे पता है आप लोग यहाँ पर यहाँ तक आते नहीं हो, लेकिन अगर आए हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से कुछ चीज़ें समझाने की, पढ़ाने की, और बस इतना ही कोशिश कर
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करने की कोशिश करें और कमेंट में लिखें मेरी जो जो गलतियाँ हैं, जहाँ जहाँ मैं अभी तो मैं बहुत ज़्यादा फेबल वगैरह कर रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है अभी, कहीं कहीं पे बीच में उतना फ्लुएंसी दिखने को नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे ये वो चीज़ें कर देंगे। नमस्ते।